हेलो एवरीवन, आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की थोड़ी सी तैयारी करते हैं ताकि आपका जो रूटीन है वो बना रहे। तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स मीन्स कि शेयर्स को कैंसिल करने का मीनिंग क्या होता है। तो हर एक ऑप्शन को हम यहाँ पर ध्यान से समझेंगे और फिर आंसर देंगे। री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, जो हमने शेयर्स पहले क्या किए थे, फॉरफिटर किए थे यानी कि कैंसिल किए थे, उनको दोबारा इश्यू करना। इट मीन्स ये भी नहीं आएगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स का वैल्यूएशन निकालना कि एक्चुअल में उनकी वैल्यू क्या है। और फॉरफिचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स को क्या करना, फॉरफिट करना, यानी कि जो अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं उनके शेयर्स को वापस ले लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, टू इशू शेयर ऑन प्रीमियम मीन्स कि इशू शेयर करना किस पर, प्रीमियम पर। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम है यहाँ पे, तो यानी कि जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा पर, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर, इशू ऑन मोर देन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब देखो, हमारा थर्ड क्वेश्चन इसके अपोजिट है, सॉरी फोर्थ है अपोजिट। थर्ड में क्या पूछा गया कि पार पर, अगर पार पर इशू किया गया है, ऑन पार का मतलब क्या होता है कि जितनी वैल्यू है उसी पर, यानी कि इशू ऑन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका। और देखो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, कई बार आईपीओ का फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि पब्लिक को क्या करना, ऑफर करना शेयर परचेज करने के लिए। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, टू इशू शेयर ऑन डिस्काउंट मीन कि डिस्काउंट पे अगर शेयर इशू करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू से अगर कम पे इशू की जाती हैं तो उन्हें हम कहते हैं डिस्काउंट पर, अगर ज़्यादा पर किए जाते हैं तो प्रीमियम पर, और अगर सेम वैल्यू पर किए जाते हैं तो एट पार पर। तो गुडविल मीन्स, गुडविल का मतलब क्या होता है, अब आप देखो, आप इनके जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आंसर दे सकते हो। वैसे तो अगर गुडविल पूछी जाए तो क्या कहोगे आप, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, बट इसमें तो कहीं पर भी ये दिया नहीं हुआ है, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही हमें क्या डिसाइड करना है, अपना आंसर डिसाइड करना है। तो गुडविल ये तो आ नहीं सकता भाई, ना गुड विशेष आ सकता। अब डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन बचता है, इन दोनों में से आ सकता है। तो गुडविल हमारी क्या होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, और इनका किस पर, इन किसका इन पर क्या होता है, ओनरशिप होती है। जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनकी वजह से ही उनकी, बाद में अगर इसको सेल किया जाता है तो उनको क्या मिलता है, अमाउंट मिलता है, और उनका उस टाइम क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो इट मीन्स क्रेडिट आ जाएगा, क्योंकि जब तक उनकी क्या इंक्रीज होती है, इससे कैपिटल इंक्रीज होती है, क्योंकि उन्हीं का इनमें हिस्सा होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, क्रेडिट। सेल करते टाइम इसका आंसर आना चाहिए था बी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के हमारे जो मेथड्स हैं वो हमने कौन कौन से किए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, बट स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं होता हमारा। स्ट्रेट लाइन मेथड्स जो होता है वो किसका होता है, हमारा डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने का होता है, गुडविल को कैलकुलेट करने का नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ये तो नहीं आएगा क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न नहीं होना चाहिए था, नॉर्मल क्या होना चाहिए था, प्रॉफिट होना चाहिए था। और एवरेज प्रॉफिट से वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट भी नहीं आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट में से अगर हम एवरेज प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो इस तरह से हमें क्या करने हैं, आंसर देखने हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। और हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो जो आपके माइंड में सबसे फर्स्ट टाइम आता है, देखते ही आपके माइंड में आंसर आ जाता है, 100% वो एक्यूरेट होता है। तो ऑप्शन देखकर आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का कौन सा मेथड नहीं है? तो देखो लमसम मेथड भी होता है जिसमें एक ही बार में क्या की जाती है, पेमेंट की जाती है। नेट एसेट्स मेथड भी होता है और नेट पेमेंट मेथड भी होता है, लेकिन एन्युटी मेथड्स हमारा परचेज कंसिडरेशन का नहीं होता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनीज और बिजनेस अंडरटेकिंग फॉर न्यू कंपनी। एक नई कंपनी को परचेज करती हैं दो और दो से ज़्यादा, अगर ए और बी मिलकर कोई एक नई कंपनी बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं, अमलगमेशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब किसी कंपनी का क्या किया जाता है, कोई कंपनी इतने ज़्यादा लॉस में जा रही है तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करना। जैसे ए कंपनी है तो उसका नाम क्या हो जाता है, ए पॉजिटिव। जैसे कि हमारी कौन सी कंपनी थी, टाटा टी, तो उसने क्या नाम रख लिया, न्यू टाटा टी। तो उसका क्या किया गया, रिकंस्ट्रक्शन किया गया। उसके जो लॉस था उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। एब्सॉर्प्शन क्या कहते हैं, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिल जाती है लेकिन नाम चेंज नहीं होता। और डी कमेंडमेंट ऑफ कंपनी, तो ये इनमें से इनका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट मेथड ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। कंपनी को वाइंडिंग अप करने का कौन सा मेथड नहीं है, यानी कंपनी को जब हम ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, तो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। उसके 3 मेथड्स हमारे अकाउंट्स में बताए गए थे। कंपलसरी वाइंडिंग अप, जब कोई हम गैर कानूनी का काम कर देते हैं तो उसका वाइंडिंग अप क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। वॉल्यूंटरी वाइंडिंग अप, जब हम अपनी इच्छा से करते हैं। वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, जब कोर्ट आदेश जारी कर देती है कि भैया आपको तो अपनी कंपनी क्या करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी, तो ये भी हमारा क्या है, वाइंडिंग अप का मेथड होता है। बट नो विलिंग वाइंडिंग अप, ये कोई मेथड्स हमने तो आज तक नहीं सुना। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 11th क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन थोड़े से सिंपल हैं, लेकिन अगर आप सभी हमारे ऑप्शंस को पढ़कर चलते हो तो इससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। हर एक चीज़ का आपको मीनिंग क्लियर हो रहा है। अगर किसी भी चीज़ पॉइंट में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी नहीं है, देखो बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट्स होती है, कैशेबल सिक्योरिटी भी और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी, लेकिन पेटेंट है जो ये करंट एसेट्स का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करंट एसेट्स कौन सी होती है, जिनकी पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कौन सी नहीं है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी करंट लाइबिलिटी होती है, बिल्स पेएबल भी करंट लाइबिलिटी होती है, अकाउंट पेएबल भी करंट लाइबिलिटी होती है, बट रिटेन अर्निंग हमारी करंट लाइबिलिटी नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, रिटेन अर्निंग हमारे प्रॉफिट का एक हिस्सा है। एज ए हमारे ये इन्वेस्टमेंट काम करती है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल विल इंक्रीज। वर्किंग कैपिटल देखो होती क्या है, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटीज, ये हमारी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है। इस तरह से पहले लिख लो, फिर उसके बाद आपको क्या है, आंसर्स देने में मुश्किल नहीं होगी। इफ़ करंट एसेट्स डिक्रीज, अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये तो आएगा नहीं। इफ़ करंट लाइबिलिटी डिक्रीज, अगर करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हमारी क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी। उसके बाद है, तो देखो इस तरह से आपको अगर किसी चीज़ की नॉलेज है तो ऑप्शंस में से आंसर अपने आप निकल आते हैं। फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन ऑफ फंड है। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब क्या है, जिसमें कि हमने क्या है, कैश को यूज़ में किया है। तो डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स के बैलेंस डिक्रीज होना, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज होना, डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का डिक्रीज होना, या डिक्रीज इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डिक्रीज़ इन नेट प्रॉफिट। की नेट प्रॉफिट अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि फंड्स को
यूज़ किया जा रहा है, किसी चीज़ के लिए हमने क्या की है, पेमेंट की है। क्योंकि अगर मान लो एज ए एग्जांपल अगर आप लेते हो कि सैलरी या वेजेस की पेमेंट कर दिए, तो उससे क्या होगा, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेमेंट का अमाउंट है, यानी कि जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो जाएंगे, और हमारे जो इनकम है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो हमारा नेट प्रॉफिट अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, फॉलोइंग ऑफ द सोर्स ऑफ फंड, कौन सा सोर्स ऑफ फंड है, ठीक है, यानी कि किससे पैसा हमारे पास आ रहा है। तो देखो, डिक्रीज़ इन बैलेंस ऑफ डिबेंचर, अगर बैलेंस डिबेंचर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो उनकी पेमेंट की जा रही है, तो ये भी नहीं आएगा। डिक्रीज़ इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, डिक्रीज़ इन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ये भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं। इंक्रीज़ इन लॉन्ग टर्म लोन, ये आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, अमाउंट हमारे पास आ रहा है, और हमेशा ही हमें क्या देखना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा हमें ये देखना कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ से पैसा जा रहा है। हमें इनका क्रेडिट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें किससे मतलब होता है, कैश के आने और जाने से मतलब होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्सेज, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं, तो उसकी क्या एंट्री की जाती है, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। उसके बाद कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स इज, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स हमारा किसके ऊपर, computed on net profit, computed on share capital, computed on gross profit, computed on dividend paid। तो देखो, ये हमेशा डिविडेंड टैक्स है, तो डिविडेंड पर ही दिया जाएगा, और किस पर, जो हमने डिविडेंड पेड किया है, तो ये किस पर कैलकुलेट होगा, जो हमने डिविडेंड पेड किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, डिविडेंड इज पेड ऑन, डिविडेंड हमेशा किस पर दिया जाता है, पेड अप शेयर कैपिटल पर दिया जाता है। जो हमारी शेयर कैपिटल के जितने का अमाउंट आया है उसी पर हम क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट अभी तक आया ही नहीं है, उन शेयर्स को हम कैसे डिविडेंड दे देंगे। तो हमेशा पेड अप कैपिटल पर ही क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। तो देखो, क्या और क्यों, दोनों क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर पता है तभी आप उसका आंसर दे पाओगे, और इसीलिए हम हमेशा कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखते कि कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स का क्लियर होना चाहिए। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी मेनली कंसर्न विद, डिविडेंड पॉलिसी होती है जो कंपनी की, वो किस पर कंसर्न करती है, डिविडेंड पे आउट पर या स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पर। तो डिविडेंड पे आउट रेशो क्या होती है, जिस पर डिविडेंड पे कर रही है, और स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड की स्टेबिलिटी बनी रहे। डिविडेंड क्या है, ये नहीं हो कि एक ईयर तो हमें क्या करें 10% दे, और दूसरे ईयर क्या हो हमारे पास 2% भी डिविडेंड ना हो। तो इस तरह की क्या होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहे। जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा हमारे शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, शेयर होल्डर्स को ये पता चल जाता है कि भाई इस कंपनी की इतनी तो डिविडेंड हमेशा मिलता ही रहता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डज नॉट इंक्लूड। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से हम निकालते हैं तो उसमें किस किस चीज़ को यूज, नेट प्रेजेंट वैल्यू को भी यूज़ किया जाता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को भी देखा जाता है, लेकिन बेनिफिट कॉस्ट रेशो को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा आंसर हमारा बी। इसके बाद है एज पर सेबी गाइडलाइन मिनिमम एप्लीकेशन मनी नॉट लेस देन।
तो देखो सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन की जो मनी है वो 25% होनी चाहिए इशू प्राइस के, यानी कि जितना हम इशू कर रहे हैं उसका 25% हमें एप्लीकेशन पर मंगाना होता है। मान लो हम 1 लाख के शेयर इशू कर रहे हैं तो हमें 25,000 इट मीन्स 25,000 रुपये किस पर मंगाने होंगे, एप्लीकेशन मनी पर मंगवाने होंगे। जब हम एप्लीकेशन का पैसा मंगवा रहे हैं उस टाइम हमें मंगवाने ज़रूरी हैं। उसके बाद है मैक्सिमम अलाउेबल डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर्स। कितना अलाउ होता है डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर्स पर कितना डिस्काउंट अलाउ होता है, तो 10% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस का 10% क्या होता है, मैक्सिमम हम डिस्काउंट दे सकते हैं। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जब भी ये ध्यान रखना ये किससे पूछे जाते हैं, हमारे अकाउंट्स के टाइप के हैं। तो देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम पर्सनल अकाउंट कैसे है, तो पर्सनल ये इसीलिए है क्योंकि जिसको भी हम शेयर इशू कर रहे हैं ये उस पर्सन के नाम के साथ जुड़ जाता है, उसका क्या हो जाता है, ये पर्सनल हो जाता है। क्योंकि किसी भी नाम से अगर हमारा अकाउंट जुड़ जाता है तो वो कौन सा अकाउंट हो जाता है, पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पूछे भी जाते हैं। इसी तरह शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। शेयर कॉल अकाउंट भी कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन है, कॉल है, कुछ भी है तो वो हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है जिसने शेयर परचेज किए हैं। उसके बाद डिबेंचर होल्डर आर, डिबेंचर्स क्या होते हैं, कंपनी के क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद शेयर होल्डर, शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर ऑफ कंपनी। तो ये बात ध्यान में रखने कि दोनों ही क्या हैं, एक तरह से क्रेडिटर ही हैं, लेकिन ये क्या हैं, क्रेडिटर ऑफ कंपनी कहा जाएगा। और शेयर होल्डर की क्या होती है, ओनरशिप होती है, बट जो दोनों की ही क्या होती है, उसमें शेयर्स होते हैं। इट मीन्स दोनों को ही, अगर यहाँ पर ओनर ना लिखा होता तो एक तरह से इन्हें क्रेडिटर भी कह सकते हैं, बट अगर ओनर है तो ओनर द बेस्ट है, तो हमें बेस्ट ऑप्शंस का चूज करना है, चॉइस हमेशा ही बेस्ट की करनी है। आफ्टर डिक्लेरेशन डिविडेंड आर पेड टू द शेयर होल्डर एज पर द, तो देखो आफ्टर डिक्लेरेशन डिविडेंड आर पेड टू शेयर होल्डर एज पर द प्रोविजन। तो ये किसकी गाइडलाइंस के, सेबी के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद द फर्स्ट आइटम इन ऑर्डर ऑफ पेमेंट टू बी मेड बाय लिक्विडेटर इज, तो सबसे पहले जब हम लिक्विडेशन अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइम सबसे पहले किस चीज़ की पेमेंट की जाती है, हमारे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट की जाती है। इसके लिए आप हमारा जो लिक्विडेशन वाला लेसन है उसके ये, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इनकी सीरीज़ भी पूछ ली जाती है कि किस तरह से इनकी पेमेंट की जाती है। तो इसके बाद देखो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर की इनसे पहले पेमेंट की जाती है, सबसे लास्ट में किसकी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, और इक्विटी शेयर होल्डर तो उसके बाद में पेमेंट की जाती है। तो इस तरह से इनकी एक सीरीज़ होती है, आप उस सीरीज़ को वहाँ से देख लेना। डिविडेंड पॉलिसी मस्ट बी, डिविडेंड पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए या फिक्स्ड होनी चाहिए, या फिक्स्ड होनी चाहिए। तो डिविडेंड पॉलिसी हमेशा ही कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू डिविडेंड हमें क्या करनी होती है, बनानी होती है। ये नहीं है कि ये नहीं है कि एक बार हमने क्या बना दी, डिविडेंड की पॉलिसी बना दी कि भाई 10% डिविडेंड देना तो देना ही है। जी नहीं, डिविडेंड की पॉलिसीज़ में क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट चेंज हो सकता है, बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती है। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के अगर अच्छे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो आप उसको कम कर सकते हो, अगर बेटर ऑप्शंस नहीं है तो रिटेन करने की बजाय आप उसको क्या कर सकते हो, शेयर होल्डर्स में शेयर कर सकते हो। तो आज हमने जो 30 क्वेश्चन किए हैं, इसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस कल करेंगे। इस जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे इनका लेवल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये हमारे स्टूडेंट्स ने भेजे थे कि मैम इनके सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड कीजिए। तो देखो 3 दिन में ये 30 क्वेश्चन करके हम इनको पूरा सॉल्यूशन कर देंगे। ये 90 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, जो सिंपल क्वेश्चन का था वो आज सॉल्व हो गया है। कल नेक्स्ट 30 करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब
ज़रूर करें, क्योंकि आपके ही लाइक्स वगैरह से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो या फिर कोई और अदर टॉपिक है जिसमें आपकी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।